एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट का असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषि गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि गुप्ता साहब, जो नेटो के बारे में ट्रंप ने कहा डेनमार्क को लेकर, जैसा कि एम्बेसडर दयाल कह भी रहे थे कि उनकी अपनी रणनीति होगी, क्या किसी भी सूरत में कोई एक संभावना, आशंका बनती है क्या कि नेटो देशों में आपस में फूट पड़ जाए? थैंक यू लक्ष्मण जी, मुझे बुलाने के लिए। और काफी वक्ताओं को मैंने पहले सुना और मेरा मानना है कि हम वैश्विक अव्यवस्था में एक व्यवस्था ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो नजरिया है, शायद हम ट्रम्प साहब के जो कहे हुए शब्द हैं उनमें कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि वो पूरे अव्यवस्थित शब्द हैं। और अगर उनकी स्पीच को ही केवल हम ले लें और उन्होंने जो नेटो के बारे में कहा, वो साफ तौर से यह दिखाता है कि जो प्लान है वो क्लियर नहीं है। और वो क्लियर इसलिए नहीं है कि वो अगर ग्रीनलैंड को जो कह रहे हैं कि वो बाय फोर्स नहीं लेंगे, लेकिन उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा वो काफी केवल उस रीजन में ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पे होगा, वैश्विक व्यवस्था पे होगा। तो ऐसे में ऐसा मान लेना कि नाटो के जितने भी मेंबर सदस्य हैं वो सारे के सारे इस बात पे शायद कोई एक रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, लेकिन या पूरी तरीके से अगर ये मान लिया जाए कि ग्रीनलैंड को जिस तरीके से अभी प्रेजेंट किया जा रहा है, अगर उसे पूरी तरीके से नाटो प्रोटेक्ट कर सकता है, तो यह भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि जो बात ट्रम्प साहब ने कही अपने वक्तव्य में, वह काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक क्लैरिटी जरूर है यूएस को कि वो बाय हुक और क्रुक ग्रीनलैंड को चाहता है। आप अगर ट्रम्प साहब के जितने भी वक्तव्य हैं या जितने भी पॉलिसीज हैं अभी तक पिछले एक साल में, आप एक चीज क्लियर पाएंगे, अगर उनका टारगेट 20% है तो वो 20% से 100% बढ़ा देते हैं टारगेट को, और फिर वो 20% से लेके 10 से 20 के बीच का एक रेशियो मैनेज करने में सक्सेसफुल रहते हैं। वो कितने भी जितने भी नेगोशिएशंस का हिस्सा रहे हैं या जितने भी ट्रेड डील्स किए हैं, कहीं ना कहीं वो एक जो एवरेज टारगेट उन्हें अचीव करना था वो अचीव कर चुके हैं। तो ग्रीनलैंड के मुद्दे पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब का एक टारगेट है, और वो टारगेट है कि वो एक ब्रॉडर और एक स्ट्रॉन्गर बेस चाहते हैं, जो अभी के हालात में मुमकिन नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ, बहुत ही सामरिक तरीके से और बहुत ही गहन अध्ययन के साथ में उसके नेगोशिएशंस होने चाहिए, और वो बातचीत तभी हो सकती है जब सारे के सारे देश साथ में आएंगे। एक चीज बहुत क्लियर है कि दावोस में जो बातचीत हुई है, सारे के सारे नेता, विश्व स्तर के जितने भी नेताएं हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, और कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब ने अपनी बात में उन सारे नेताओं की बातों का रिस्पॉन्स दिया है। और ये देखिए कि बहुत स्ट्रांगली काउंटर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आपकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन बहुत स्ट्रांगली काउंटर नहीं कर रहे हैं। तो ये बात तो साफ है कि मिलिट्री एक्शन की बात साइडलाइन हो जाती है, लेकिन यह मान लेना कि वह बात दब जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर यूएस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती रही, और अगर यूरोपियन देश साथ में नहीं आए, उस बात को नहीं मानते हैं, तो पॉसिबली कहीं ना कहीं एक ऐसा फ्रिक्शन पॉइंट चालू होगा जो रीजन को और पूरी विश्व व्यवस्था को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज कर सकता है। ये स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले एक जो उन्होंने एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया ट्रूथ सोशल पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया कुछ ही घंटे में, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, कि गोल्डन रूल ये कहता है कि जिसके पास गोल्ड है वही रूल बनाता है। तो जाहिर तौर पे जो ताकतवर है वही नियम बनाएगा। यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, उसकी आर्थिक व्यवस्था करीब करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की है। चीन को छोड़ दें तो उसके बाद तीसरे, चौथी और पांचवी बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं 6, 5 और 4 ट्रिलियन डॉलर की हैं। तो बहुत बड़ा उसके पास एक तरह से संसाधन उसके पास है, तकनीक उसके पास है, सेना उसके पास वगैरह वगैरह। पर जो अभी उनकी भाषा में बदलाव आया है, मुझे लगता है उसके पीछे साफ नजर आता है कि बाकी के जो 31 देश नेटो के हैं, उनमें एक भी देश ने उनका समर्थन नहीं किया। हाँ, ज्यादातर चुप रहे। पर आप देखें कुछ जो बड़े देश हैं, जैसे उनके पड़ोस में कनाडा है, कनाडा ने कहा कि साफ जाहिर आता है कि आज कानून व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूट चुकी है, और ये कहा कि यदि मिडिल पावर्स आज एकजुट होकर कुछ नहीं करती और बड़े मेज पर अपनी आवाज नहीं पहुंचाती, तो मेज पर ना होने से हम लोग मेन्यू में हो जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि इफ वी आर नॉट ऑन बिग टेबल, वी विल बी ऑन द मेन्यू ऑफ दैट बिग टेबल। तो उसी के साथ साथ खासकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने
साफ कहा कि वो बिल्कुल तैयार हैं सब तरह की हालात से मुकाबला करने के लिए। यहाँ तक उन्होंने प्रस्तावना की कि नेटो की एक सेना अभ्यास शुरू करना चाहिए अभी से ग्रीनलैंड के यहाँ, ताकि वो नेटो की तरफ से सुरक्षा के एक कोशिश लगे, ना कि अमेरिका अकेला वहां जाकर सुरक्षा करने की कोशिश करेगा। और उन्होंने बुली का जिक्र किया कि बुली नहीं होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, और साफ है संकेत वो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ। तो ये जो थोड़े कुछ देशों का आक्रामक रुख और बाकी देशों की चुप्पी, मुझे लगता है उसके चलते उनको अपना जो शब्दावली थी उसमें थोड़ा सा फेरबदल करने की उनको लगा कि जरूरत है आज। और उन्होंने इस बात की शुरुआत भी बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने किया कि मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था ग्रीनलैंड पर, आप चाहते हैं तो मैं कुछ कहना जरूर कोशिश करूंगा उसकी। फिर उन्होंने एक पूरा विस्तार में उस पर बातचीत की, और उसमें बहुत सी चीजें जो मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल सच नहीं है। जैसे पूरे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी, हाँ ये बात अलग है कि जर्मनी का एक तरह से ऑक्यूपेशन था डेनमार्क पर उस वक्त भी वहां के जो किंग थे, राजशाही वहां लगातार बनी रही, वो खत्म नहीं हुई थी उस वक्त। और एक गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल से संधि करके उन्होंने कहा था कि हम सुरक्षा का जो है इंतजाम करेंगे, मुहैया करेंगे, क्योंकि डेनमार्क तो ऑक्यूपाइड था, तो ग्रीनलैंड में उनकी जर्मनी की कोई दिलचस्पी नहीं थी उस वक्त। तो वहां इन्होंने सेना उस वक्त तैनात की, और वो संधि आज भी लागू है, वो संधि खत्म नहीं हुई। तो ये क्या वजह है कि उस पर ये जाकर अपना एक तरह से और संप्रभुता के तरीके से उसको अपने अंदर लेना चाहते हैं। हो सकता है कि चाहे वो मदुरो से ध्यान भटकाने की कोशिश हो, या अंदरूनी आर्थिक मंदी की वजह से, बेरोजगारी बढ़ती हुई उसकी वजह से, या कुछ वो फाइल्स की भी आजकल खबरों में बात चलती लगता है रहती कि है, कुछ तस्वीरें अलग अलग तरह से खबरों में आती हैं। ध्यान भटकाने का भी जिस तरीके से, हाँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ग्रीनलैंड पे अलग से फोकस किया, एम्बेसडर दयाल साहब, उन्होंने कहा भी कि स्पीच में नहीं लिखा था, लेकिन चूंकि आप लोग चाहते हो तो मैं बोलता हूं, उसके हर पहलू को उन्होंने एक्सप्लेन किया। हाँ, हमारा अधिकार वहां पे है, फिर भी हम पूरा अधिकार क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं, सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरे रीजन की हम सुरक्षा कर सकते हैं। अलग अलग जो लॉजिक दिया, और इन सब के बीच में एक जो बातें कही कि यूरोप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, यूके सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो ये जो बातें हैं, ये यूरोप यूके कैसे लेगा इसको? देखिए, ट्रंप साहब के विचार में तो कोई और सही रास्ते पे नहीं जा रहा है। उन्होंने सिवाय अपनी स्पीच जितनी मैंने सुनी थी, उसमें बाइडेन साहब को क्या क्या नहीं कहा। और उनके विचार में तो सभी देश फेल्ड हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सिर्फ ट्रंप के दिखाए हुए रास्ते पे चले तब ठीक है। अब देखिए, लेकिन कुछ बातें जो है वो ऋषि गुप्ता साहब ने जो कही वो मुझे बिल्कुल ठीक लगी कि ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन देखिए ये जो है इनकी बात थोड़ी अनसर्टेन रहती है। देयर इज विद ट्रंप नथिंग इज प्रेडिक्टेबल, ओनली थिंग जो कि प्रेडिक्टेबल है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। अब वो कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और कर जाएंगे, कुछ और कह जाएंगे। तो मेरे विचार में अभी पूरी तरह से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये साइन अच्छा है कि उन्होंने इतने बड़े मंच पे सब यूरोपियन लीडर्स जहां पर मौजूद है, उन्होंने कहा कि मैं फोर्स नहीं यूज करूंगा। लेकिन क्या वो ग्रीनलैंड के मुद्दे को भूल जाएंगे? नहीं, ये तो छेड़ते रहेंगे। अब ये उनके दिमाग में किया है। देखिए, ट्रंप साहब ने अपनी किताब 1995 में जो लिखी थी, उसका टाइटल हमें हमेशा याद रखना चाहिए, व्हाट माई ईगो वांट्स माई ईगो गेट्स। अब उन्होंने ये ईगो क्वेश्चन बना लिया कि ग्रीनलैंड तो उन्होंने लेना है। अब थोड़ा सा कंसेशन दिया। देखिए, डिप्लोमेसी का रास्ता कुछ अगर ढूंढ सकते तभी वो कुछ हो सकता है। और मेरे विचार में ग्रीनलैंड के संबंध में अगर डेनमार्क अमेरिका के साथ बैठ के बात करे और ये कहे कि आपको जहां भी बेसिस बनाने हैं, आपको गोल्डन डोम बनानी है, आप बनाइए, आपको जिस तरह से सिक्योरिटी के विषय में कुछ काम करना है आप करिए, लेकिन सॉवरेनिटी हमारे रहने दीजिए। कम से कम शायद कुछ आगे प्रोग्रेस हो सकता है, नहीं तो ये टकराव बना रहेगा। आज वो कह रहे हैं कि नहीं मैं फोर्स नहीं यूज करूंगा, अब 2 दिन बाद कह बैठे कि भाई मैंने तो आपको मौका दिया था, आप नहीं मान रहे, अब तो मैं फोर्स भी यूज कर सकता हूं। तो जहां तक ट्रंप साहब की बात है, वो
क्या कहते हैं आज, क्या कल करते हैं, फिर क्या कहते हैं, इस पे जरा पूरी तौर से नहीं कुछ कहा जा सकता। फिर भी ये देखिए पिछले मैं पिछले पूरा पिछले एक साल से हम लोग यही पिछले एक साल से हम लोग यही डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कई सारे शो में आकर डिकोड करने की कोशिश किए, लेकिन हर बार कुछ नया इनका पहलू निकल कर सामने आता।